Next topic is electric flux. Electric flux. The number of electric lines of force. The number of electric lines of force. Temperature to talking about. The number of electric lines of force crossing a unit area. Crossing a unit area. The number of electric lines of force crossing a unit area is known as electric flux. Is known as electric flux. Is known as electric flux. The number of electric lines of force crossing a unit area is known as electric flux. एक लाइन छोड़ के लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रैकेट इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स is defined as the flux associated with the unit area. Is defined as the flux associated with the unit area per unit area. Per unit area. अगर सपोज करो एक पॉइंट चार्ज हमको दिया है, जैसे we have a point charge. We have just started the introduction of electric flux. Okay, सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है क्यों ऐसे जाएगी. इसको हम कैसी फील्ड बोलेंगे? गोइंग रेडियली आउटवर्ड. गोइंग रेडियली आउटवर्ड. ये पॉइंट चार्ज की फील्ड. सपोज मेरे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, ये पूरी शीट चार्ज है. अगर ये पूरी शीट चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी? इस तरह से जाएगी. ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल नहीं है ना. एरो सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये आउटवर्ड है, प्लस चार्ज से बाहर जा रही है, सिर्फ वो दिखा रहा है. एरो यहाँ पे पैरेलल का इंडिकेशन नहीं है. अब अगर इस एरिया में, इस ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक एरिया ले लूँ, यूनिट एरिया ले लूँ या गिवन एरिया ले लूँ, और उस एरिया को मैं ऐसे रखूँ, तो इस एरिया के साथ कितनी लाइंस क्रॉस कर रही हैं? क्लियरली मैं काउंट कर सकता हूँ 4, क्योंकि मैंने 4 इतनी ही बनाई है तो मैं काउंट कर पा रहा हूँ. नॉर्मल तौर पे प्रैक्टिकली मैं काउंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस होगी. पर ये तो दिख रहा है 4 है ना. अच्छा, ये एरिया को यहाँ रख रहा हूँ तो कितनी है? 2. यहाँ रख रहा हूँ तो 1. तो हम बोलते हैं इस एरिया के साथ जो नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं, that indicates the amount of flux associated with this area. The number of lines crossing this area indicates the flux associated with this area. So number does not mean flux is equal to 4. Flux is proportional to 4. Out here the flux is proportional to 4. Flux किसको बोलते हैं? Number of lines को. जैसे last time fluid में stream lines थी, तो stream lines की अगर मैं lines को काउंट करूँ किसी एरिया के साथ, उसको भी flux बोल सकता हूँ, जितनी मैं काउंट कर पाऊँ. That is also proportional to flux. Flux का symbol phi. तो मैं बोलूँगा यहाँ पे flux is proportional to 4, relatively यहाँ the flux is proportional to 2, यहाँ पे flux is proportional to 1. One case. Second case, flux is proportional to 2. Flux is proportional to 2. Flux is proportional to 2. Constant flux, variable flux. Flux मतलब number of line. कौन सी? इलेक्ट्रिक. अगर मैग्नेटिज्म की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, अगर पानी की बात करूंगा तो फ्लूइड फ्लक्स हो जाएगा, है ना. तो फ्लक्स एक जनरल इंग्लिश वर्ड हो गया जिसका मतलब है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया. यस, मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट. ठीक है, इट्स एन इनफाइनाइट. ठीक है, हम कंफ्यूजन लाएंगे नहीं, एसिमेट्री लाएंगे नहीं, सिमेट्री लाएंगे सब जगह. यस, तो ऊपर नीचे फील्ड है नहीं, पतली शीट ऊपर नीचे चार्ज ही नहीं. assumption है, अगेन रियलिटी नहीं. तो क्या ये फ्लक्स का मतलब समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, रिलेटिवली फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स कम.
तो मैंने आपको पहली चीज जो लिखवाया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया। अगर आप यूनिट एरिया भूल भी जाओगे, एरिया लिख दोगे गिवन एरिया तो भी चलेगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गिवन एरिया। पर जब रिलेटिव फ्लक्स देखने जाएं तो एरिया सेम रखना है, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे एक डस्टर रख लिया और यहाँ जाके 4 डस्टर रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देयर शुड बी ओनली सिंगल एरिया हर जगह। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको लिखवाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पहले भी दे चुका था। क्या दी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन पहले? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, कुछ भी भूल जाए फॉर्मूला याद होना चाहिए, E is equal to F by Q। Q 0 भूल जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। F is equal to K Q1 Q2 by R square, इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to K Q by R square, यानी फोर्स बाय चार्ज। उतना याद रहेगा तो काम हो जाएगा हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q0, करेक्ट। ये उसका डेफिनेशन है, पर यूनिट चार्ज उसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिमिलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने जब प्रॉपर्टीज दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो एक प्रॉपर्टी मैंने ऐसी दी थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली पैक्ड होंगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और अगर वो रिलेटिवली दूर होंगी तो स्ट्रेंथ कम होगी। जब मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिवली क्लोज और दूर की, तो फ्लक्स के टर्म्स में उसकी डेफिनेशन तो बनती है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लिक ना हो रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड को याद कर लो। मैग्नेटिक फील्ड में भी यही था, मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं उसके आसपास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, जैसे जैसे दूर जाते हैं स्ट्रेंथ कम हो जाती है, पर वहाँ याद करना पड़ रहा था। यहाँ फ्लक्स के कंसेप्ट से वो भी बता सकते हैं, है ना। अगर एक मैग्नेट आपने बनाया था तो मैग्नेट में फील्ड लाइंस कैसे जाती हैं, ये गई, ये गई, तो अगर आप यूनिट एरिया लेके यहाँ रखोगे तो 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दूर जाओगे तो कम हो गई ना, और दूर जाओगे और कम हो गई, और दूर जाओगे और कम हो जाएगी। ये भी तो सेम कांसेप्ट है, पोल से दूर जाते जाएंगे फ्लक्स जो होगा वो कम होता जाएगा। इसी एरिया को यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो यहाँ अगर 6 लाइन होंगी तो यहाँ पे 3 ही, पर अंदर रखेंगे तो सेम रहेगा। तो अंदर क्या थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या सोच के बोला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स रिमेन कांस्टेंट। तो ये हमने अननोइंगली पढ़ लिया था, ये हम अब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर एक एरिया रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के साथ जो एसोसिएटेड है दैट इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट मैग्नीट्यूड वाइज पहले लिखा। अब फ्लक्स तो एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू एक नंबर है, फ्लक्स क्या है, एक नंबर है ना, एक रिलेटिव सा नंबर है। E को मैं वेक्टर भी लिख सकता हूँ। Interestingly, E can be written as phi upon A vector. अब how many of you agree that area is a vector? Or how many of you do not know area is a vector? So that I explain them that area is a vector. कोई ऐसा है जिसके दिमाग में डाउट है कि एरिया वेक्टर नहीं है? क्योंकि एरिया तो क्या होता है, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड तो प्लेन है, ये तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, भैया इसका एरिया कितना होगा, तो ये एरिया 2 मीटर बाय 1 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। पर इस बोर्ड को आप कहां से देख रहे हो, सामने से, तो इसका वेक्टर कहां आएगा, इसका डायरेक्शन कहां आएगा, आपके। तो एवरी एरिया इज अ वेक्टर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, जो उसका लेंथ इनटू ब्रेड्थ है जो भी देना है वो, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू द एरिया। इसी चीज को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर ये एरिया एक्स वाई प्लेन में है तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, जेड प्लेन। मैं अगर इस एरिया का मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ 2.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है इस बोर्ड के एरिया का, तो ए वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर होगा 2.5 ए कैप। क्या आपको समझ में आता है? कोई भी एरिया होगा, कोई भी एरिया होगा, उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर होगा, तो उससे डिसाइड करूंगा जहां उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा। बिल्कुल, जिस अगर कोई इसके पीछे होगा उसके लिए वो एरिया वेक्टर नेगेटिव हो जाएगा। तो एरिया डिपेंड अपॉन द व्यूअर, हम कहां से उस एरिया को देख रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन को देख रहा हूं,
बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे मजाक हो जाएगा, पर ये मेरी तरफ देख रहा है तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू मी इस डायरेक्शन में, यानी माइनस के कैप में उसका वेक्टर आ गया। अगर सामने दीवार की बात करूं, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, ऊपर वाली जेड ले लेते हैं, एक्स वाई ऊपर जा रही है जेड, तो ये कौन सा हो गया प्लेन, एक्स जेड हो गया। एक्स जेड का डायरेक्शन कहाँ होगा, वाई डायरेक्शन में। तो बड़े प्यार से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के डायरेक्शन बता सकते हो। याद ये रखना है एरिया जिस भी प्लेन में दिया होगा उसकी जो थर्ड एक्सिस है उस साइड पे उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन ध्यान ये रखना है डायरेक्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव आल्सो नेगेटिव आल्सो। अगर सामने वाले एरिया का डायरेक्शन जे कैप है तो अगर मैं घूम के ये वाला एरिया देखूंगा तो सेम एरिया लेकिन माइनस जे कैप आएगा। आप समझ पा रहे हो? अगर इस बोर्ड को कोई इसके पीछे जाके देखेगा या मैं इस बोर्ड को ना देखूं, बोर्ड सामने लगा हुआ था और अगर मैं ये के डायरेक्शन ले रहा हूं तो सामने वाली डायरेक्शन क्या हुई, माइनस के। उतना ध्यान रखना, उतना हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन के अच्छे खासे। चलो, तो एरिया वेक्टर है, मैंने जस्टिफाई कर दिया, आप लोगों को पता है, हम इसमें बिल्कुल क्लियर है कि एरिया वेक्टर है। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं कि फ्लक्स जो है वो E डॉट A है? क्यों डॉट प्रोडक्ट लिया? क्योंकि फाई जो है वो नंबर है, फाई इज अ नंबर, वो एक स्केलर है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बनेगा। ये हुआ वेक्टर के हिसाब से। लॉजिकली भी अभी हम इसको रिड्यूस कर लेंगे कि ये डॉट प्रोडक्ट ही आना चाहिए। E डॉट A मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ, तो क्या फ्लक्स को मैं E A cos थीटा लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा, ये ले लेता हूँ, ये फ्लक्स जा रहा है, इसको E लिख दिया मैंने। अब मैंने एक एरिया ले लिया, ये एरिया बाने जो किसी पर ज्यादा आई थी, ये मेरा एरिया, इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक। अब मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया? इट सीम्स 90। नाउ एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करेंगे, वो आपको बोलेंगे द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज 30 डिग्री, कुछ ऐसा बोलेंगे, तो यही एंगल की बात कर रहे हैं। पर जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ जो थीटा एंगल है वो क्या है? थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी जस्टिफाई होगा। इस फॉर्मूला में, जस्ट लुक एट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में इफ आई पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, व्हाट इज फाई इक्वल्स टू EA, यानी मैक्स आएगा, राइट और रॉन्ग? इफ आई पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, फाई क्या आएगा? 0 आएगा, यानी मिनिमम आएगा। अब अगर आप बोलते हो मैंने एरिया को ऐसे रखा और मैंने एरिया को ऐसे रखा, एरिया कौन सा बेटा? एरिया ये वाला, एरिया आपका ये वाला, ओके, दिस इज योर एरिया, लेट्स से व्हाटएवर, लेट्स से 20 सेंटीमीटर, एरिया ये वाला। अब इस एरिया को मैंने ऐसे रखा, तो अगर आप बोलोगे कि वो थीटा एंगल E और एरिया के बीच में है, फिर तो एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना आना चाहिए? 0 उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बट क्या ये फ्लक्स 0 है? हमको दिख रहा है यार 1 2 3 4 लाइन तो क्रॉस कर रही है, फ्लक्स इज नॉट 0। इफ आई कीप दिस ऐसे रखिए, अब मुझे बताओ व्हाट इज द फ्लक्स व्हिच इज क्रॉसिंग दिस एरिया? नन, कोई क्रॉस नहीं कर रहा। आप सोचोगे एंगल क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल और एरिया तो, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया तो पैरेलल है, तो थीटा 0, पर थीटा 0 डाल रहा हूं तब तो मैक्सिमम आ रहा है। इसका मतलब है मैं प्लेन के साथ एंगल नहीं लेता, क्योंकि एरिया वेक्टर है, तो मुझे एंगल किसके साथ लेना है? एरिया वेक्टर। यानी कि जब मैंने ये रखा तो मेरा ये एरिया वेक्टर, तो मैंने इसको ऐसे रखा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, ये एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ? 0 डिग्री हुआ। एंगल इज 0, सबको समझ में आ रही है? आपको सिचुएशन आएगी जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, स्कीट में भी आएगी और एग्जाम्स में भी आएगी, तो बी वेरी वेरी क्लियर विद डायरेक्शन। एंगल एरिया के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना है? 0। फ्लक्स कितना आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसको टर्न कर देते हैं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज 0। समझ में आया? तो हमको जो थीटा लेना है वो किसके बीच में लेना है? आपने लिख देना है थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, ए कैप। थीटा इज द एंगल बिटवीन,
out here theta is the angle between E vector and A cap. Remember area vector. ठीक है, जल्दी से लिख दो, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे प्यार से। अगर कहीं कोई जगह पे हमारा एरिया निकालना होगा रिजल्टेंट तो क्रॉस प्रोडक्ट से ही है। देखो रूल्स कभी नहीं बदलेंगे। अगर एक वेक्टर है, अगर दो वेक्टर के रिजल्टेंट से आ रहा है वो तो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। मैं आपको सिंपल सा आइडिया बताऊं, हमने एरिया निकाला था, याद करो, व्हाट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाला था, डॉट प्रोडक्ट से निकाला था, है ना। तो रूल्स, बेसिक रूल्स कभी चेंज नहीं होंगे, वो तो वही रहने वाले हैं। यस, बिल्कुल, जिस प्लेन में एरिया हो उसके परपेंडिकुलर। इस फ्लक्स के बेसिस पे हम दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं। तो हम अपनी हेडिंग लिखते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, मैं नहीं लिखूं तो भी चलता है, पर यही बच्चे फंसते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले लिखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लिखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके नीचे लिखेंगे if the strength of electric field, if the strength of electric field remains constant, if the strength of electric field remains constant at every position, if the strength of electric field remains constant at every position, remains constant at every position, it is called uniform electric field. उसी के अंदर दूसरा पॉइंट, यूनिफॉर्म के अंदर ही, यूनिफॉर्म के अंदर ही दूसरा पॉइंट, if the flux associated with a given area, if the flux associated with a given area, the electric field remains constant throughout the electric field with an area, if the flux associated with the area does not change on moving the area from one position to another. If the flux associated with an area does not change on moving the area from one position to another. आईफोन तो मैंने बेच दिया, इसी चक्कर में बेच दिया।